नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर एक्शन मोड में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी हैं। तो शाम 4 बजे बुलाई है प्रवर्तन विभाग की मीटिंग। थोड़ी देर में शुरू होगी ये मीटिंग, तो शाम 6 बजे तक चलेगी मीटिंग। राजधानी में अनियोजित विकास पर लगाम लगाने के लिए तैयार होगा मसौदा। इसके साथ ही प्रवर्तन के जोनल और अवर अभियंताओं के साथ बैठक भी होगी। राजधानी में सुगम और सुनियोजित विकास के लिए किए जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण फैसले। राजधानी में सुगम और सुनियोजित विकास के लिए यह फैसला भी लिया जा सकता है इस बैठक में। तो एक्शन मोड में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी हैं। शाम 4 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक विभाग की शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये मीटिंग और शाम 6 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, यानी कि 2 घंटे ये मीटिंग हो सकती है। राजधानी में अनियोजित विकास पर लगाम लगाने की तैयारी में मसौदा तैयार होगा। इसके साथ ही प्रवर्तन के जोनल और अवर अभियंताओं के साथ ये बैठक की जाएगी। तो किस तरह से राजधानी में सुगम तरीके से, सुनियोजित तरीके से विकास कार्य किया जाए, इस पर भी कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक ये पूरी मीटिंग चलने वाली है। तो राजधानी में सुगम और सुनियोजित तरीके से किस तरह विकास हो, उसका कहीं ना कहीं खाका तैयार किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी का ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। मीटिंग 6 बजे तक चलेगी। तो प्राधिकरण की ये बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। राजधानी में विकास के लहजे से ये महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि किस तरह से इस बैठक के द्वारा एक सुनियोजित और सुगम तरीके से इस तरह का रोड मैप तैयार हो विकास का। तो एक्शन मोड पर इस वक्त प्राधिकरण आया हुआ है उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, शाम 4 बजे की प्राधिकरण की ये बैठक सुनिश्चित हुई थी। देखिए 4 बज चुका है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव या फैसले लिए जा सकते हैं राजधानी के विकास कार्यों को लेकर। देखिए बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें लखनऊ के जितने भी जोनल हैं उसके साथ साथ प्रवर्तन टीम के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो अवैध निर्माण है उनको उनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, या फिर जो बिना नक्शा पास कराए गए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं उनको नोटिस की कार्रवाई हो, या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो। उसी के तहत ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्योंकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कुछ एक ऐसे इलाके हैं, चाहे हम गोमती नगर की बात कर लें, बीबीडी की बात कर लें, एमटी की बात कर लें, या फिर सुल्तानगंज सिटी की बात कर लें, मोहनलालगंज इलाके की बात कर लें, इन जगहों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उन जगहों को विशेष तौर पर नजर रखना जरूरी है कि वहां पर जो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें जो है धांधली ना हो पाए, मानकों के अनुरूप ही वहां पर जो बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाए उनमें मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि आने वाले समय में जब जनसंख्या वहां पर बढ़े तो किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। हालांकि जिस तरीके से याजदान बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हुई है और वहां पर जिस तरीके से दीवार अपने आप गिर गई थी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान, जिसकी जद में कई मकान आ गए थे, कहीं ना कहीं उन तमाम सुरक्षा कारणों का भी इस बार जो है इस बैठक में हवाला रखा जाएगा, ताकि जो प्रवर्तन की टीमें हैं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जाती हैं या फिर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई करने जाती हैं, या फिर कुर्की की कार्रवाई प्रवर्तन की तरफ से की जाती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी विशेष रूप से इस मीटिंग में शामिल किया गया है, ताकि उनको भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा सके, ताकि उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, उसका जो एजेंडा सरकार का है, जो सरकार चाहती है कि किस तरीके से राजधानी का विकास हो, राजधानी की इमारतें कैसी होनी चाहिए, राजधानी में
मानकों का उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो नियमावली है उसका पालन कैसे कराया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज ये अहम बैठक 4 बजे से लखनऊ विकास प्राधिकरण में शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बैठक की, तो विशेष तौर पे अगर इस बैठक को देखें हम, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में राजधानी के जो बड़े पैमाने पर विकास कार्य होने हैं, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो लखनऊ के अंदर बनने वाली इमारतों को जो है एनओसी देती है और समय समय पर उनकी जांच प्रक्रिया भी करती है। क्योंकि जिस तरीके से लेवाना अग्निकांड हुआ और लेवाना के पास मानक पूरे नहीं थे, याजदान बिल्डर्स की बात करें तो याजदान बिल्डर्स के पास जो है अवैध तरीके से जो बिल्डिंग बनाकर खड़ी की गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर ये इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि 2 घंटे चलने वाली इस बैठक में जो इंद्रमणि त्रिपाठी उनकी तरफ से जो उनके अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको क्या कुछ दिशा निर्देश जारी होते हैं और कैसे आने वाले दिनों में जो प्रवर्तन की कार्रवाइयां होनी है, जिन बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, चाहे हम लखनऊ के उन 5 इलाकों की बात कर लें, हजरतगंज की बात कर लें, तो प्रिंस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसको पहले भी एलडीए की तरफ से सील किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो संचालित हो रहा है। दोबारा से सीलिंग की कार्रवाई हुई है, लेकिन आज भी उसमें दुकानें खुली हुई है जो मानकों के विपरीत बना हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कुर्सी रोड की, तो कुर्सी रोड पर दर्जनों ऐसे होटल्स हैं जो मानकों के विपरीत बनाकर चलाया जा रहा है, जिसमें हर दिन बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है। तो ऐसे में उन मानकों के विपरीत, चाहे वो होटल्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, उनका संचालन रोका जाए, उनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो, तमाम चीजों को लेकर ये अहम बैठक 2 घंटे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर चलने वाली है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल नीलेश, और देखिए ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय फैसले लिए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएम को सौंपी है रिपोर्ट। विदेश दौरे में निवेश की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी। 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दौरे पर गए थे ब्रजेश पाठक। निवेश की संभावनाओं के बारे में देश विदेश के निवेशकों को जानकारी दी। तो वहीं मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे और अब उस दौरे से लौटने के बाद ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। ये तस्वीर भी साझा की उन्होंने और निवेश की संभावनाओं के बारे में देश विदेश के निवेशकों को जानकारी दी। तो लगातार देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री, आईएएस अफसर विदेश दौरे पर थे और इस दौरान लगातार निवेशकों को लुभाने और उत्तर प्रदेश के बारे में बताने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश निवेश के लहजे से बेहतर प्रदेश है, एक बेहतर देश भारत है, उसको कहीं ना कहीं विदेशों में बताते हुए नजर आए थे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी ये रिपोर्ट सौंपते हुए देखिए कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियों, कई बड़े निवेशक अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं और 2023 के फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इस समिट में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल ये पूरा रहने वाला है। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निमंत्रण और इसके साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने और एक पहली पसंद उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है। तो मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे और इस दौरान कई सारे ऐसे एमओयू भी साइन हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जालौन दौरा है। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश, सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ेगी बीजेपी। इसके साथ ही भगवा रंग के विवाद पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी आस्था का विषय है भगवा रंग। तो चीन को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1962 वाला देश नहीं है भारत। हमने सेना को पूरी जिम्मेदारी के साथ फ्री हैंड किया है। भारत की एक भी इंच जमीन पर कोई हक नहीं जता सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। बीजेपी हमेशा से सेना के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है। तो अक्साई क्षेत्र पर चीन ने कांग्रेस शासन में किया था कब्जा, इसका भी जिक्र किया। निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल पर
सभी चुनाव लड़ती रही और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूर्व में भी हम लोग नगरीय निकायों में अच्छे राजनीतिक परिणाम प्राप्त करते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं। हमने अपना संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम सब पूरा कर लिया है। किसी भी संस्था को, व्यक्ति को धार्मिक आस्थाओं से खेलना, परंपराओं के खिलाफ जाना ठीक नहीं। हमारी आस्था का विषय है ये और इस पर सबको विचार करना चाहिए। जहाँ तक चीन से संबंधित विषय है, हमारी सरकार आज भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हमने पूरी तैयारी के साथ अपनी फोर्स को, अपनी सेना को फ्री हैंड दिया है और एक भी इंच जमीन हमारी कोई कब्जा कर पाएगा, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं। निकाय चुनाव है। वहीं लखनऊ में प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल में कैदी रामनामी और भगवा के वस्त्र बना रहे हैं, जिसे अयोध्या, मथुरा और काशी में भेजा जाएगा। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कहते हैं कि दिशा, दशा और मनोदशा तीनों बदलना जरूरी है। कुछ इसी तरीके का काम उत्तर प्रदेश की जेलों में हो रहा है। जो जेलें बदनाम थी, अंदर से अपराधियों का नेक्सस चलाने के लिए अपराध की नर्सरी के तौर पर काम करती थी, आज कहीं न कहीं उनकी दिशा, दशा और मनोदशा सब कुछ बदल रही है। यही वजह है। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास जो हम दिखाएंगे। ये वो पटके हैं, रामनवमी है, साथ ही साथ और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कैदियों ने बनाई हैं। मंत्री जी, क्या चीजें देख रहे हैं? बहुत सारा पटका रखा हुआ है जिसमें रामनामी भी है, उसके अलावा बहुत सारे वस्त्र हैं जो कि देवताओं के पहनाने वाले हैं। ये कैदियों ने बनाए। किस तरीके से ये चीजें आपके दिमाग में आई? कैसे आप इन चीजों को कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बहुत बड़ी प्रेरणा ली। पिछला 5 साल का उनका कार्यकाल देख लो, चाहे आपका देख लो, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के जब विभाग हमें मिले, जेलों में जब जाना हुआ और वहाँ जा कर के देखा तो 70 से 80% 40 साल के नीचे का युवा जेल में है। हमने मंथन किया कि युवा बड़ी संख्या में जेल में है। युवा देश का, प्रदेश का भविष्य होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की कि जेलों को हम एमएसएमई कौशल विकास, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा कर ली और उसके बाद हमने एमएसएमई कौशल विकास से हमने जेलों को जोड़ा। कैदियों की बनाई हुई है, मथुरा जेल में बनती है। छोटी बड़ी सभी तरह की ये पोशाकें हैं, सब कैदियों की द्वारा बनाई जाती हैं। और फतेहगढ़ की अगर हम बात करें तो फतेहगढ़ में रामनामी दुपट्टा भी बन रहा है। फतेहगढ़ में कई तरह के दुपट्टे हमारे बन रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो रामनामी जो दुपट्टे बनेंगे उनको अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन जैसी जगहों पे और उनको बेचा जाए। लक्ष्य हमारा है कि कोई भी कैदी जब बाहर जाए तो अपराध की दुनिया में वापस न जाए, ये प्रयास हमारा है। बाकी जेलों को लेकर भी आप इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे मथुरा का बात आपने कही, फतेहगढ़ जेल की बात आपने की, और भी जेलें हैं जहां पर पीपी किट भी बनी है, दूसरी चीजें भी कैदियों ने बनाई हैं, मास्क भी बनाए हैं बड़े पैमाने पर, और अब धीरे धीरे दूसरी जेलों की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। तो उन जेलों में भी इस तरीके की चीजें हों, उसको लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ में हमारे वहाँ जो अधीक्षक हैं उन्होंने दीपावली पे जो इलेक्ट्रिक झालरें बनती हैं घरों को सजावट वाली, वो झालरें बनवाई। और एक झालर वहाँ ऐसी बनी जो मार्केट में थी ही नहीं, और वो इतनी सेल हुई कि वो आपूर्ति नहीं कर पाए। और बात करें तो मेरठ में खेल का सामान बनता है, फुटबॉल जो सभी जगह जाती है वो मेरठ में बनती है। इलेक्ट्रिक सामान वहाँ हमारे बनते हैं। मोटर बाइंडिंग का काम जेलों में हो रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में अब स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कैदियों का हमारा है। उत्तर प्रदेश की एक अलग नई पहचान बनी है विकास के तौर पर। तो हमारे उद्यमी, चाहे हमारे भारत के हों, चाहे हमारे भारत से बाहर दूसरे देशों के हों, एक विश्वास जगा है, एक योगी जी के प्रति उनकी निष्ठा जगी है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि जहां हमारी कोशिश है कि कैदी जब बाहर निकले तो वो रोजगार के बारे में जानते हों, ताकि वो अपना सामान्य जीवन जी सकें। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया।
और इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां देवी पाटन मंडल के 5 स्कूल ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद से स्कूल हुए हैं ब्लैकलिस्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्र नहीं बनेंगे ये 5 स्कूल। तो गोंडा नवाबगंज का डीएवी कॉलेज डिबारा, अगले 5 साल तक सेंटर बनने पर लगी रोक। तो वहीं बहराइच राजा भैया दीप नारायण कॉलेज डिबार, ये दोनों कॉलेज भी 5 साल नहीं बन सकते हैं सेंटर। इसके साथ ही श्रावस्ती पब्लिक और अवधराज इंटर कॉलेज को भी सेंटर बनने से रोका गया है। तो ये 5 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से संवाददाता कादिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादिर, देखिए 5 स्कूलों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, क्या वजह बताई गई है? कादिर, तो कादिर से अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्र नहीं बनेंगे ये 5 स्कूल जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिसमें गोंडा नवाबगंज का डीएवी कॉलेज डिबार, अगले 5 साल तक सेंटर बनने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ बहराइच राजा भैया दीप नारायण कॉलेज, ये 2 कॉलेज हैं जिन पर रोक लगाई गई है। यहां पर भी अगले 5 सालों तक सेंटर नहीं बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ श्रावस्ती पब्लिक और अवधराज इंटर कॉलेज को भी सेंटर बनने से रोक दिया गया है। तो अगले 5 सालों तक देवी पाटन मंडल के ये 5 स्कूल ब्लैकलिस्ट रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद से स्कूल हुए हैं ये ब्लैकलिस्ट। गोंडा में हाईकोर्ट के आदेश पर 4 घरों पर बुलडोजर चला। मामला धानीपुर के शेरबकट पंडित पुरवा का है, जहां पर 4 कच्चे पक्के घर गिराए गए। घूरे की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। तो नायब तहसीलदार की मौजूदगी में घूरे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो 4 कच्चे पक्के घरों पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 घरों पर यह बुलडोजर चला है। तो अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो गोंडा में यह प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 घरों पर बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर चलाकर इस स्थान को खाली किया गया है और अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाई गई है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पीला पंजा चला और इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। 4 घर बने हुए थे, कच्चे और पक्के ये मकान थे जिन्हें खाली करवाया गया। तो प्रशासन की तरफ से हर एक ऐसी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो लगातार प्रशासन उसे कब्जा मुक्त बना रही है और पीला पंजा लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ कादिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादिर, देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए उन जमीनों को खाली कराया जा रहा है। कादिर, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो है अवैध रूप पे जो है बुलडोजर चला है और हाईकोर्ट के आदेश पर गांव में ये बुलडोजर गर्जा है। बुलडोजर लगाकर कच्चे पक्के जो है 4 मकान गिराए गए हैं। घरेलू जमीन पर कब्जा कर ये मकान बनाया गया था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये पूरा अतिक्रमण हटवाया गया है और जिस तरीके से लगातार जो है अवैध अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर चल रहा है, उसी के क्रम में जिस तरीके से कोर्ट का आदेश हुआ है उसके बाद में यहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए 4 कच्चे और पक्के घरों पर यह बुलडोजर चला है। गोंडा में यह पूरी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 घरों को यहां से हटाया गया, अवैध कब्जा किया गया था और इस जमीन पर ये कच्चे पक्के मकान बनाए गए थे। 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।